हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर एस के मानवा चैनल। तो हम लोग देख रहे थे पैट इन कल्टिवेशन वर्ल्ड। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। कल तक हम लोगों ने देखा था कि हमारा सनबू अपने मन में सोच रहा होता है कि यान जो भी बता रही है मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे इसकी बात माननी पड़ेगी, नहीं तो ये बड़ी ऑफिसर है, ये मुझे हटा भी सकती है। फिर हम लोग देखते हैं यान को, जो कि वहाँ से जाने लगती है। ये देख कर सनबू उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, मैम एक मिनट रुकिए, मैं आपसे यही पूछना चाहता था, आखिरकार ये कल्टिवेशन वर्ल्ड और भी मेरा इस सिंबल के बारे में क्या बात है, ये तो बताइए। फिर हम लोग देखते हैं यान को, जो कि बोलती है, आखिरकार तुम कैसे आदमी हो, तुम्हें खुद ही नहीं पता आखिरकार तुम्हारा जो सिंबल है वो कैसा है। फिर यान बोलती है, मुझे ये तो नहीं पता कि तुम्हारा सिंबल कैसा है, लेकिन मैं तुम्हारे कल्टिवेशन वर्ल्ड के बारे में बता सकती हूँ। फिर वो बताती है, यहाँ पर ग्रेट स्पिरिट रेलम होता है, जिसके अंदर 6 लेवल होते हैं। अगर तुम 6 लेवल को पार कर लेते हो, उसके बाद उससे हायर लेवल होता है। इससे धीरे धीरे करके जो लेवल होता है वो कल्टिवेशन का बढ़ते रहता है, और ये सब तो हर एक कल्टिवेशन मानव में बताया ही जाता है, इसलिए मैं इसे स्किप कर रहा हूँ। सनबू अपने दिमाग में सोच रहा होता है, आखिरकार मैं अभी अडेप्ट कर पा रहा हूँ हर एक चीज़ को, तो क्या मैं अभी 5th लेवल पर हूँ। फिर वो यान से बोलने लगता है, आप तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करती है अच्छी, तो क्या आप 6th लेवल के बारे में थोड़ा और एक्सप्लेन कर सकती है क्रिएशन लेवल पर। यान बोलती है, हाँ हाँ क्यों नहीं, जब भी तुम क्रिएशन लेवल पर पहुँच जाते हो तो तुम बहुत सारे आर्टिफैक्ट को भी बना सकते हो, और जब भी तुम्हारा आर्टिफैक्ट होगा, तुम्हारा एक्सटर्नल सिंबल खुद पर रिएक्ट करेगा, जिससे कि तुम उस तरह के आर्टिफैक्ट को आसानी से बना सकते हो। ये तो नॉर्मल बात है, क्या तुम ये भी नहीं जानते थे। ये सब सुनने के बाद सनबू कुछ देर सोचने लगता है और बोलता है, ओह तो ऐसा भी होता है। फिर वो बोलता है, बॉस आखिरकार ये तो बताइए स्पिरिचुअल पॉइंट क्या होता है। फिर यान बोलती है, स्पिरिचुअल पॉइंट हमारे बॉडी का वो पॉइंट होता है जहाँ से हम लोग पहली बार कल्टिवेशन करना स्टार्ट करते हैं। अगर तुम एक जगह पर डिसाइड कर लेते हो तो वही हमेशा तुम्हारी लाइफ के टाइम तक वहीं पर रहेगा उसका पॉइंट, और तुम जब एक्सटर्नल सिंबल बनाते हो तुम उसे भी नहीं बदल सकते हो। सुनने के बाद हमारा सनव्यू कंफ्यूज हो रहा होता है और बोलता है, मेरे पास तो बहुत सारी एक्सटर्नल सिंबल हैं और बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पॉइंट है, आखिरकार मैं अब क्या करूं। फिर वो उससे पूछता है, बॉस ये तो बताइए आखिरकार मैं सेकंड ग्रेड रेलम में कैसे पहुंच सकता हूं क्रिएशन लेवल के बाद। इतना सारा सवाल सुनने के बाद हमारी यान तो परेशान हो जाती है उससे और बोलती है, आखिरकार तुम अभी तक तो एक्सटर्नल सिंबल रेलम पे ही पहुंचे हो, जबकि तुम क्रिएशन लेवल पे पहुंच जाओगे उसके बाद मैं तुम्हें आगे का बताऊंगी, समझे ना। ये सब सुनने के बाद हमारा सनबू उदास हो जाता है और बोलता है, चलो मैं अपने टूथपेस्ट के साथ खुद ही लेवल बढ़ा लूँगा। फिर वो नदी किनारे आ जाता है और बोलता है, इस नदी में बहुत सारे ही डिमन बीस्ट हैं, तो क्यों ना मैं कुछ कर सारे डिमन बीस्ट को बाहर बुलाकर अपने टूथपेस्ट को खिलाकर वो ताकतवर बना दो। फिर वो अपने सील को बाहर निकालने लगता है और बोलता है, मुझे नहीं पता आखिर ये सील का काम क्या है, लेकिन इसने अगली बार मुझे डेमोनिक बीस्ट से बचाया था, तो ये डेमोनिक बीस्ट को बाहर ही बुला सकता है। फिर वो ड्रैगन सील को बाहर निकाल लेता है और वहाँ पर छोड़ देता है। कुछ देर के बाद सील चमकने लगता है, जिसके कारण से बहुत सारे डेमोनिक बीस्ट बाहर की तरफ आने लगते हैं। देखकर सनबू तो बोलता है, वाह ये तो कमाल होगी क्या, क्योंकि ये सारे बीस्ट मेरी बात मान रहे हैं और सील की वजह से बाहर की ओर जा रहे हैं। हम लोग देते हैं सारे बीस्टों को जो कि उस सील को खाने की कोशिश कर रहे होते हैं। फिर सनबू बोलता है, चलो अब मैं थोड़ा और कोशिश करता हूँ। फिर जैसे थोड़ा और कोशिश करता है, उसके कारण से वापस सेकेंड रैंक का एक डिमोनिक बीस्ट आ जाता है और उस पर अटैक करने लगता है। ये देखकर सनबू बोलता है, बाप रे ये तो बहुत ताकतवर बीस्ट है, ये यहाँ पर कैसे आ गया। फिर अपने सील की मदद से उसके ऊपर वापस अटैक किया जा रहा होता है। फिर हम लोग देते हैं वो अपने सील को हाथ में पकड़ लेता है और बोलता है, चलो अब मैं सील को वापस रख लेता हूँ। तो सेकंड रैंक के डिमोनिक बीस्ट को देखते हैं, जो कि रिवर में फिर से जाने की कोशिश करने लगता है। ये देखकर सनू बोलता है, आखिरकार तुम कहाँ चले। फिर अपने जेब से वो बोतली निकाल लेता है और उस डिमोनिक बीस्ट को अपने अंदर समाने लगता है। इधर हम लेते हैं टूथफिश को, जो कितने सारे पुराना मछली को देखकर बहुत खुश होती है और सबको खाने के लिए अपना जी ललचा रही होती है। हम लोग सनबू को देखते हैं, जो कि बोल रहा होता है, तुम जितना ज़्यादा खाओगी उतना ज़्यादा ही स्ट्रांग बनती जाओगी, इसलिए तो जल्दी जल्दी खाओ और मुझे भी ज़्यादा स्ट्रांग बनाते जाओ, लेकिन खा खा कर एक सुअर मत बन जाना। हम लोग देखते हैं एक नौकर को, जो कि बोल रहा होता है, तुम्हें पता है यहाँ पर जो कस्टमर बैठा हुआ है वो पूरे दिन से खा रहा है, करीब 7 बार खा चुका है। ये सुन के एक आदमी बोलता है, क्या 7 बार, ये तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, आखिर ये इतना ज़्यादा खाना कौन खा सकता है। हम लोग यान को देखते हैं, जो कि बोल रही होती है, अभी तक मुझे खाना पेश क्यों नहीं किया गया है, आखिर क्या खाना खत्म हो गया। फिर हम लोग देखते हैं इधर शॉप का मालिक जो कि आता है और बोलता है, हाँ हाँ डियर कस्टमर मुझे माफ़ कर दीजिए, क्योंकि अब शॉप का सारा खाना खत्म हो चुका है, तो क्या आप कल आ सकते हैं। फिर ये सुनकर हमारी यान बोलती है, आखिर क्यों, सारा खाना कैसे खत्म हो सकता है। फिर वो बच्चों से शक्कर बना लेती है और बोलती है, मैं उतना भी नहीं खाती हूँ जिससे
कि पूरा दुनिया का खाना ही खत्म हो जाए, लेकिन आज मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, इसलिए तो मैंने 7 प्लेट ऑर्डर करके खा लिया। फिर वो बोलती है उस दुकान के मालिक से, क्या आपके पास कोई स्नैक्स है क्या, मैं उसे भी चाहती हूँ। इसका मालिक सुनकर बोलता है, नहीं नहीं, हमारे पास कुछ भी नहीं है अब बचा हुआ। फिर वो देखते हैं वहाँ भागते भागते एक सिपाही आता है और बोलता है, मैम मैम कुछ इंपॉर्टेंट मैटर है। सुनते ही यान अपने ऑरे को चारों तरफ फैला लेती है और बोलती है, अब बोलो। फिर हम लोग देखते हैं कि वो सिपाही बोलता है, बहुत सारे ज़्यादा ही रूमर्स फैल रहे हैं कि बर्निंग माउंटेन में कोई डीमन किंग है, जिसके कारण उसका खजाना वहाँ पर छुपा हुआ है, जिसके कारण से बहुत सारे कल्टिवेटर्स बर्निंग माउंटेन की तरफ बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं। मेरे दोस्त ने बताया कि करीब 10 या 15 कल्टिवेटर के ग्रुप उस बर्निंग माउंटेन की तरफ जा रहे थे। सब सुनने के बाद यान बोलती है, क्या 3 ग्रेट रेलम, ये तो बोलता है हाई रेलम होता है, इस तरह के कल्टिवेटर आखिरकार यहाँ पर क्यों आ रहे हैं। फिर सिपाही बोलता है, हमें नहीं पता मैम, मुझे भी लगता है ये तो लीजेंड होते हैं ना, तो आखिरकार यहाँ पर क्यों आ रहे हैं। फिर सीन चेंज होता है, हम लोग देखते हैं एक ग्रुप ऑफ कल्टिवेटर्स को जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं। मुझे नहीं लगा था कि यहाँ पर ही मिल जाएगा हमको लेजेंडरी बर्निंग माउंटेन, ये जगह तो बहुत ज़्यादा कमाल का है, और तो और इसके चारों तरफ बहुत ज़्यादा डेमोनिक एनर्जी भी फैली हुई है, तो क्या यहीं पर हो सकता है डेमोनिक गॉड का खजाना। चलो हम लोग चलते हैं उस पहाड़ के ऊपर और वहाँ से ढूंढ के लाते हैं खजाने को। हम लोग देखते हैं कि लड़की को जो कि आती है और बोलती है कि हाँ, तुम जैसे कल्टिवेटर्स भी अब खजाना लेने लगे तो हम लोग का हो गया, और तो और तुम बर्निंग माउंटेन के डेमोनिक किंग के खजाने के पीछे पड़े हो, और तुम इतने ज़्यादा हाई कल्टिवेटर्स भी नहीं हो, और इस यहाँ के डेमोनिक एनर्जी ही तुम्हें मुझे लात मार कर भगा देगी। सुन के वो आदमी बोलता है, कौन है जो इस तरह की बातें कर रहा है मेरे साथ। फिर हम लेते हैं मोटे आदमी को जो कि बोलता है, हे बच्चे, मैं वही हूँ जो तुम्हें नर्क में भेजने वाला है। तो मोटा अपने तलवार को बाहर निकाल लेता है और बोलता है, आंटी ये सब मेरे पर छोड़ दीजिए। फिर वो आंटी बोलती है, हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम ये सब कर लो आराम से ही। फिर हम लोग देखते हैं वो तलवार को भेज देता है सबको काटने के लिए, और इधर अपने डेमोनिक एनर्जी को रिलीज करता है, और ये देख कर सारे कल्टिवेटर्स डर जाते हैं और बोलते हैं, भागो भागो, ये सब तो हमें मार डालेंगे। फिर हम लोग देखते हैं बूढ़े आदमी को जो कि बोलता है, हे बच्चा, आखिरकार तुम लोग कितनी ज़्यादा देर करोगे, चलिए चलो, लेजेंडरी ग्रेट बर्निंग माउंटेन डेमोनिक किंग का खजाना हम लोग के लिए इंतजार कर रहा है। फिर हम लोग देखते हैं बहुत सारे कल्टिवेटर्स को जो कि मरे हुए होते हैं। फिर वो बूढ़ा आदमी बोलता है, आज के दिन ही हम लोगों ने 4 ग्रुप्स को खत्म कर दिया है, ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। ये सुन के बाकी के लोग ही बोलते हैं, हाँ हाँ, अब हम लोग बहुत ज़्यादा आसानी से उस सारे डेमोनिक किंग के सारे खजाने को आराम से हथिया सकते हैं। फिर हम लोग देखते हैं बूढ़े आदमी को जो कि बोलता है, ध्यान देना, क्योंकि बर्निंग माउंटेन के चारों तरफ बहुत ज़्यादा इविल एनर्जी फैली हुई है, और वहाँ पर जाने से ही हम लोग का दिमाग पगला सकता है और बहुत ज़्यादा खतरा भी हो सकता है। ये सुन के वो मोटे आदमी बोलता है, तो क्यों ना मैं अपने पपेट को पहले भेजूँ और पहले सिचुएशन का जांच कर लूँ। फिर हम लोग कहते हैं उस बूढ़े आदमी को जो कि उस टेक्निक को देखने के बाद बोलता है, मैंने इस टेक्निक के बारे में सुना तो था, लेकिन मैंने कभी देखा नहीं था, ये तो 6 डायो हारमोनी टेक्निक है, ये तो डिवाइन टेक्निक है, तो कमाल का टेक्निक होगा। वो मोटे आदमी सारे रॉबर्ट पपेट को बाहर की ओर भेज देता है और बोलता है, जाओ चेक करो आखिरकार इस बर्निंग माउंटेन के किनारे है क्या। फिर हम देते हैं सनबू को जो कि कुछ महसूस होता है और बोलता है, आखिरकार वो कौन आ रहा है। फिर हम देते हैं पीछे से बहुत सारे रॉबर्ट सोल्जर आ रहे होते हैं, ये देखकर बोलता है, आखिरकार ये कहाँ से आ गए। फिर हम देते हैं सारे पपेट को जो कि उसके ऊपर अटैक करने के लिए अपना तीर को बाहर निकाल लेते हैं। ये देखकर सनबू बोलता है, आखिरकार ये हम पे अटैक क्यों कर रहे हैं। फिर अपने शील्ड को निकाल कर बाहर रोकने लगता है और बोलता है, ये बादशाह आखिरकार इन्हें हुआ क्या है, ये मुझ पे ही अटैक क्यों कर रहे हैं। सनबू बोलता है, कोई बात नहीं, मैं इन्हें तुरंत खत्म कर दूंगा। फिर वो अपने आर्टिफैक्ट को बाहर निकाल लेता है, फिर अपने आर्टिफैक्ट को थोड़ा बड़ा कर उस सारे रोबोट के ऊपर फेंक देता है। फिर हम लेते हैं पपेट के ऊपर, सारे पपेट उसे दबकर वहीं पर मर जाते हैं, जिसके कारण से मोटू के मुंह से तो खून निकल जाता है। ये देखकर उसकी आंटी बोलती है, क्या हुआ तुम्हारे साथ। मोटू खांसते हुए बोलता है, मुझे नहीं पता था कि वो सारे पपेट इतना जल्दी खत्म हो जाएंगे, और तो मुझे बस एक डिवाइन प्रेशर महसूस हुआ और मुझे कुछ दिखा नहीं आखिर वहाँ पर क्या हो रहा था। फिर हम लेते हैं उस आदमी को जो कि बोलता है, मुझे नहीं लगा था कि वो पपेट सारे इतनी जल्दी खत्म हो जाएंगे, और तो वो एक बार में ही खत्म हुए हैं, तो वो जरूर वो आदमी कुछ ग्रेट रेलम में ही होगा, मैं उसे डील करता हूँ। सुन के उसकी आंटी बोलती है, मास्टर आखिरकार आप क्यों कर रहे हैं, आप तो हम लोगों में सबसे ज़्यादा ताकतवर है, क्यों ना मैं एक बार ट्राई करती हूँ और उससे पढ़ कर निकालती हूँ। फिर अपने पोटली से एक पोटली को निकाल लेती है और बोलती है, इसके कारण से डेमोनिक घोस्ट किंग भी नहीं बच सकता है, तो देखता हूँ मैं उसे वो कैसे बच पाता है। फिर उसे अपने खून को बाहर निकाल कर उसमें कुछ लिखने लगती है। हम लोग सनबू को देखते हैं जो कि अपने बारे में सोच रहा होता है, यहाँ पर जितना भी पपेट था सब लकड़ी के बने हुए थे, कोई भी आयरन का नहीं बना हुआ था, तो जरूर इसका मालिक बहुत ही गरीब होगा। फिर सारी लकड़ी को अपने पोटली में भरने लगता है और बोलता है, चलो मैं तुझ फिर से खिला दूंगा, जिससे कुछ तो मेरा फ़ायदा हो ही जाएगा। ये बोल कर वो जाने लगता है। फिर वो बोलता है, आखिरकार इतने सारे मॉन्स्टर अचानक कहाँ से दिखने लगे। फिर वो बोलता है, चलो मैं छुप कर देखता हूँ कि आखिरकार ये सब क्या कर रहे हैं। फिर वो पेड़ के ऊपर झाड़ी पर छुप जाता है, और इधर हमारा टूथफिश भी कहीं जाकर नीचे छुप जाता है। हम लोग उसकी आंटी को देखते हैं जो कि बोलती है, वो बच्चा जरूर चालाक होगा, इसलिए तो जाकर कहीं छुप गया है, लेकिन मेरा जो घोस्ट किंग है उसे ढूंढ ही निकालेगा। फिर हम लोग देखते हैं हमारे सनबू के पीछे उसका घोस्ट किंग आ जाता है।
इधर हम लोग देखते हैं उसके मास्टर को, जो कि बोल रहा होता है, मुझे तो लगता है हम लोगों ने जितने ग्रुप को मारा है उसका कोई आदमी बच गया होगा जो वही हम लोग से बदला ले रहा है। ये बात सुनने के बाद उसकी आंटी बोलती है, आपको इतना करने की बात ज़रूरत नहीं है मास्टर, मैं उसे अकेले ही ख़त्म कर दूंगी। फिर हम लोग देखते हैं वो बोलती है, मोटे तुम चिंता मत करो, मेरा घोस्ट किंग उसका अच्छे से खबर लेगा और उसे तब तक दर्द देगा जब तक वो मर ना जाए। फिर वो एक डंडे को बाहर निकाल कर अपने घड़ी को बजाने लगती है, जिसके कारण से जो घोस्ट किंग होता है वो एक्टिवेट हो जाता है और हमारे सानू को तो पूरी तरह से जकड़ने लगता है, जिसके कारण से सानू बोलता है, आखिर मैं कब पकड़ा गया, आखिर ये है क्या, ये इविल एनर्जी है क्या, ये मुझे बहुत ज़्यादा दर्द दे रही है, क्या ये मेरे अंदर घुसना चाहती है। इसी कारण से इसी सस्पेंस से हमारा एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है गाइस। अगर आपको अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब और एक कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना। बाय बाय, टाटा, सायोनारा, फिर से मिलेंगे।